नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का जो विषय है उसके संबंध में। देखिए, ये ग्रेड सेकंड नेट तथा जीआरएफ के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि जो राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हो रही है उसमें से जो सब्जेक्ट में लगभग 17 से लेकर के और 20 नंबर का जो मार्जिन है, जो 20 क्वेश्चन का जो मार्जिन है, लगभग 34 से लेकर के और 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है। तो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, इसमें आज हम बात करेंगे जो लोक प्रशासन का जो अर्थ है इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, और प्रकृति के साथ में इसके क्षेत्र के बारे में कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है और लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या हैं और अर्थ क्या है इसका, इसके बारे में जानेंगे। एक अगला वीडियो होगा और उस अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो किस तरह से हुआ है, आखिर लोक प्रशासन किस विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता था, इस सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। देखिए, अगर अर्थ के संबंध में देखें हम लोक प्रशासन के में, तो एक शब्द लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है लोक प्रशासन। देखिए, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ही हिंदी अर्थ लोक प्रशासन होता है। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप पहले इंग्लिश वर्डों को देखिए। इंग्लिश वर्ड कई बार पेपर में आते हैं और पूछा जाता है कि जो पब्लिक शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। देखिए, जो पब्लिक शब्द है वो लैटिन भाषा के पब्लिकता से बना है, और जिसका अर्थ होता है जनता या लोग, या ऐसे कह सकते हैं सार्वजनिक। देखिए, जनता या लोग अकेला वर्ड नहीं है, और ये सार्वजनिकता को दर्शाता है, यानी सभी लोगों को दर्शाता है। इधर देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में अगर देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, और इसका नाम है एडमिनिस्ट्रियल। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रियल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, देखभाल करना या प्रबंध करना। क्या है? प्रबंध करना या व्यवस्था करना। आप समझ पाए होंगे। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है इसका अर्थ है सेवा करना, देखभाल करना, व्यवस्था करना या प्रबंध करना, ये इसका अर्थ होता है। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो किस भाषा का है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द तो है अंग्रेजी का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रियल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, देखभाल करना, व्यवस्था करना या प्रबंध करना। अगर इधर हम देखते हैं थोड़ा सा लोक प्रशासन को, कई बार यहाँ से सीधा फाइट होता है क्वेश्चन। जो लोक शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है लोग या जनता या सार्वजनिक। क्लियर है? जैसे इधर से था ठीक वैसे ही है। और जो प्रशासन है इसका मतलब है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है प्रधन शासन। तो किससे बना है? प्रधन शासन से बना है। और जो शासन शब्द है ये संस्कृत की एक प्रशास्ता, यानी जो संस्कृत है की एक प्रशास्ता से बना हुआ है, संस्कृत भाषा के प्रशास्ता से बना हुआ है। और इसमें अगर पूछा जाए कि जो शासन है वो संस्कृत की किस प्रत्यय से इसका निर्माण हुआ है, तो वो पर से हुआ है। अगर वो धातु पूछता है तो इस तरह से एक धातु आती है, उसका नाम है सास। कौन सी धातु है? सास धातु से हुआ है। आप लोग तो देखिए, इसका मतलब है यानी राजकीय संचालन। बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को अच्छे से देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो है, तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो किन दो भाषाओं का सम्मिलित रूप है, तो साथियों वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है या इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है औपचारिक सरकार। देखिए, लोक शब्द का अर्थ जनता होता है, और जनता में निहित होती है सरकार। अब यानी सरकार में ही जनता निहित होती है, क्योंकि जनता द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, और सरकार का काम होता है कल्याण करना। अगर सरकार के साथ में कल्याण शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है? कल्याण, तो 100% कल्याण आपका सही है, सरकार भी गलत हो जाएगा इस स्थिति में, जनता भी गलत हो जाएगा, तो कल्याण।
यानी सरकार का जो अंतिम और मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। तो अगर आपसे पूछा जाए लोक शब्द का अर्थ है जनता, सरकार, कल्याण और सभी, तो ये ऐसी स्थिति में हम सभी को इंडिकेट करेंगे। और अगर इस तरह से दिया गया है कि जनता, कल्याण, सरकार और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम कल्याण को कर लेंगे। अगर दिया गया है सरकार और जनता, तो सरकार और जनता में से हमें सरकार को चूज करना पड़ेगा। एक चीज़ और देखना है आप लोगों को कि जो लोक प्रशासन शब्द है, इस शब्द के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था जो लोक प्रशासन है, तो वो 1812 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1812 में एक महोदय हुए हैं, उनका नाम है सर हैमिल्टन। देखिए मैं लिख देता हूँ हैमिल्टन। देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, है ना, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन है, क्या नाम है इनका, सर हैमिल्टन ने 1812 में सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द का उल्लेख किया था। तो आगे देख लेते हैं और इसके बारे में। देखिए ये देखिए, अब देख लेते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो जो लोक प्रशासन है इसकी प्रकृति है प्रबंधकीय दृष्टिकोण या प्रकृति, एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण, और एक है आधुनिक दृष्टिकोण। अगर हम प्रकृति के बारे में जानें, इसकी प्रकृति है कैसी है, इसका नेचर कैसा है, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण, और एक है आधुनिक दृष्टिकोण। इस हिसाब से हम बांटेंगे। तो इधर देखेंगे, एक चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे कैसे। देखिए जो प्रबंधकीय जो गतिविधियां होती हैं वो तो होती हैं ऑफिसर रैंक पर। देखिए जैसे ये मैंने आपको चित्र मेंशन किया है, अगर इसे हम इस तरह से देखें, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए इसको, जो बिल्कुल जो निम्न स्तर पर होते हैं जिन्हें बॉटम बोलते हैं, तो ये तो क्या होते हैं, ये होते हैं कर्मचारी वर्ग में। इसमें कई प्रकार के कर्मचारी आते हैं। दस्ती कर्मचारी सबसे नीचे होते हैं और ऊपर होते हैं ऑफिसर रैंक के कर्मचारी होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको एक चित्र बना के दिखाया है। तो इस चीज़ के आप समझेंगे कि जो प्रबंधकीय जो गतिविधियाँ हैं ये ऊपर होती हैं, ये प्रबंधकीय गतिविधियाँ हैं। और इसके साइमन और स्मिथ वर्ग तथा थॉम्सन इसके क्या है, समर्थक हैं। आप लोग देखेंगे अब इसमें दूसरी चीज़ दिखाई गई है, जो प्रबंधकीय व्यवस्थाएं वो तो ऑफिसर रैंक पर होती हैं, जो निचले अधिकारियों को, निचले कर्मचारियों को आदेश देते हैं। इस तरह से बीच वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं तकनीकी सिंह, जैसे क्लर्क वगैरह। और लास्ट में होते हैं दस्ती। कौन होते हैं, दस्ती। इस व्यवस्था को बताने वाले हैं एल डी वाइट और मार्शल डिमॉक। आगे देख लेते हैं इसकी प्रकृति के संबंध में कि इसकी प्रकृति में से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से देखिए एक बार, जो इसकी प्रकृति है, और प्रकृति में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कौन इसको कला मानता है और कौन इसको विज्ञान मानता है। तो ये भी आप देख लेना, इसकी प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो टीड, ग्लेडन, फ्रोमोल, MP शर्मा और क्रिमिक, ये तो इसको क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। जबकि टेलर, लूथर गुलिक, वुडरो विल्सन तथा विलोबी और वेदर्ड, ये क्या मानते हैं, इसको एक विज्ञान मानते हैं। देखिए इनकी कोटेशन को लेकर के मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि बीच बीच में कोटेशन मैं आपको दूंगा तो निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे। कोटेशन को लेकर के मैं एक नया वीडियो अलग से दूंगा मैं आपको। तो देखिए विज्ञान के संबंध में इन लोगों के समर्थन में कि सर्वमान्य सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया अथवा प्रशिक्षण है, इसलिए इसे कला कहेंगे। अनुभवी, भाग्य, प्रशिक्षक के द्वारा शिक्षण का महत्व है इसमें। और देखिए निश्चित रूप से इसके समर्थक जो हैं, इन दोनों समर्थकों को आपको ध्यान रखना है, कौन इसको विज्ञान की श्रेणी में रख रहा है और कौन इसको और कला की श्रेणी में रख रहा है। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो सब इसी के बारे में लिखा हुआ है, इसमें कोई खास नहीं है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए लोक प्रशासन के संबंध में हम फिर से इस चीज़ को देखेंगे कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो किस तरह से इसे डिवाइड किया गया है। एक है सैद्धांतिक क्षेत्र और एक है व्यवहारिक क्षेत्र। अगर हम सैद्धांतिक क्षेत्र में बात कर लेते हैं, सैद्धांतिक क्षेत्र में आते हैं, एक आता है पोस्ट कोर्बो, बाद में इसमें ई इंक्लूड किया गया था। और ई जो इंक्लूड किया गया था वो कब किया गया था, 1971 में, 1971 में, यानी 1971 में ई बाद में जोड़ा गया है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो ई ऑप्शन है वो लूथर गुलिक ने कब जोड़ा था,
तो वो जोड़ा था 1971 में। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि जो सैद्धांतिक हैं इसमें दिया गया है, इसके क्षेत्र सैद्धांतिक क्षेत्र में पोस्ट कोर्बो और एक है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु का जो संप्रत है वो किसने दिया है? तो जो विषय वस्तु का जो संप्रत है वो दिया है लेविस मेरियम ने। मैं लिख देता हूँ एक बार, लेविस मेरियम। और लेविस मेरियम के अलावा और जो ये दिया गया है, क्या बोलते हैं, पोस्ट कोर्बो, ये दिया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। दोनों ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक बहुत अच्छी कोटेशन है, मैं आपको अलग से इसे जरूर बताऊंगा, मेंशन करूंगा कोटेशनों को, कि पोस्ट कोर्बो और विषय वस्तु को एक धारदार कैंची की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी है लेविस मेरियम ने। और इन्होंने अंतर भी बताया लेविस मेरियम ने। अंतर क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक तरफ हम बात कर लेते हैं इधर, ये क्या है कि जो व्यावहारिक है, व्यावहारिक में आते हैं व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। देखिए व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण, तो इसके अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत सरकार आती है, इधर भी सरकार है इधर भी सरकार है। देखिए व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है जिसमें विधायिका भी शामिल हो, जिसमें कार्यपालिका भी शामिल हो और न्यायपालिका भी हो, वो होता है इसका व्यापक दृष्टिकोण। और अगर संकुचित की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्यपालिका को ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। यानी अगर आपसे देखिए, अगर पूछता है कि इसके जो विस्तृत जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो आएगा विधायिका, विधायिका और विधायिका के साथ कार्यपालिका, कार्यपालिका और इसके साथ एक और आएगा वो है न्यायपालिका, न्यायपालिका। अगर इन तीनों क्षेत्रों को सम्मिलित कर रहा है तो इसका हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र। अगर बात कर रहा है संकुचित की तो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका आएगा, उसमें क्या आएगा, कार्यपालिका। तो ये इसमें एक छोटा सा अंतर है और इसी तरह का प्रश्न पेपर में सीधा ही फाइट कर लिया जाता है। और पोस्ट कोर्बो में पहले क्या है 7 तत्व थे, बाद में 8वां जोड़ा गया है ई। ठीक है, ये भी आपको क्या है समझना है। तो अब 8 हो गए हैं। पहले इस पोस्ट कोर्बो में कितने बिंदु थे, तत्व थे इसमें 7। 7 में देखिए, पी अकेला है, ओ अकेला है, एस अकेला है, डी अकेला है, सी और ओ। तो ये क्या है, एक संयुक्त रूप से बोला जाता है। तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे अलग अलग किया जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा सैद्धांतिक में जो ई का मतलब क्या होता है। और इसका देखिए ई का मतलब होता है एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन करना। ये इन्होंने 1971 में जोड़ा था। जो लूथर गुलिक हैं, इस ई को इन्होंने कब जोड़ा है, 1971 में जोड़ा है। अब इसे देख लेते हैं, पी का मतलब क्या है। पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। ओ फोर होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठित करना या संगठन बनाना। एस का मतलब है स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी का मतलब है डायरेक्शन, यानी निर्देश देना या निर्देशित करना। सी ओ का मतलब है, यानी देखिए सी ओ का मतलब क्या है, संगठन करना। तो इसका मतलब आर दे रखा है इसमें। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है यानी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब है प्रतिवेदन देना या मांगना। और बी का मतलब है बजटिंग, बजटिंग का मतलब है बजट तैयार करना। तो कई बार पेपर में पूछा गया है, यहाँ भी इस बिंदु को आप ध्यान रखें कि लेविस मेरियम ने पोस्ट कोर्बो का खंडन किया है। कई बार पेपर में आता है कि पोस्ट कोर्बो का खंडन किसने किया है, लेविस मेरियम ने किया है। जो पोस्ट कोर्बो है, पोस्ट कोर्बो व विषय वस्तु दृष्टिकोण कैंची की धार के समान है, 2 धार के समान है, इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो निश्चित रूप से ये लेविस मेरियम का कोटेशन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। एक तरफ पोस्ट कोर्बो, दूसरी तरफ विषय वस्तु एक कैंची के समान है। तो पोस्ट कोर्बो क्या है और विषय वस्तु क्या है, इसका खंडन करते हुए इन्होंने किस प्रकार से समझाया है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन कैंची के समान एक 2धारी औजार है जिसका एक फलक पोस्ट कोर्बो तथा दूसरा फलक विषय वस्तु होगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है लेविस मेरियम। ठीक है, और इसका खंडन करते हुए इस पर देखिए मैं विस्तृत रूप से इसकी चर्चा आपसे और भी करूंगा, लेकिन अभी आपको इनके बारे में जानना है। देखिए लेविस मेरियम ने विषय वस्तु दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। और लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में यह दृष्टिकोण अंतर मानता है।
कि अलग अलग होते हैं लोक प्रशासन, जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है। तो समग्र दृष्टिकोण का संबंध लोक प्रशासन में से है, तो समग्र का मतलब है ये प्रकृति की बात कर रहा है। जो पोस्ट कोर्बो है इसका संबंध किससे है, तो ये इसके क्षेत्र से संबंधित है। व्यावहारिक का मतलब क्या है, तो सेकंड नंबर का लोक प्रशासन का संबंध नीति निर्माण से और नीति क्रियान्वयन समीक्षा तीनों से होता है। और ये किसने कहा था, लूथर गुलिक, फेफनर, एबिमार्क्स, निग्रो। तो ये हो जाएंगे लूथर गुलिक। तो अब आप देखिए, निश्चित रूप से आज हमने बात की है इसकी प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में, यानी इसके क्षेत्र के बारे में बात करी है हमने, और इसके अर्थ के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों से इसका उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।